Good morning, students. Welcome to SST class with Mahesh sir. So, dear students, as we going with revision in second lesson of economics, that is sectors of Indian economy, जो कि हम ऑलरेडी अपने सिलेबस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम इकोनॉमिक्स के सेकेंड लेसन के रिवीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लेसन के अंदर जैसे कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि किसी भी कंट्री की जो बेस है, इकोनॉमी जो है, वो 3 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ये 3 सेक्टर्स जो होते हैं, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ये किसी भी कंट्री के, नॉट ओनली इंडिया, ये सिर्फ इंडिया की ही इकोनॉमी के पार्ट नहीं है, ये होल वर्ल्ड के, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो या फिर पुअर कंट्रीज के अंदर कंसीडर होते हो, सभी कंट्रीज के अंदर ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। और जैसे जैसे हम आगे इसमें रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम इस पे डिटेल में रीड करते हुए चलेंगे, डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो मेन टॉपिक है, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी के मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, प्राइमरी दैट मीन्स एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का जैसा कि हम सबको पता है, इसका अनदर नेम है सर्विस सेक्टर। टर्सरी का अनदर नेम क्या है? सर्विस सेक्टर। सो डियर स्टूडेंट, हम इकोनॉमिक जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उनके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसके फर्स्ट के बारे में यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट, जैसा कि हमने बताया, प्राइमरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर है जो कि हमारी नेचर से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है, हमारी नेचर के अंदर एनीथिंग जो अवेलेबल है उसको हम एक तरह से कहेंगे, हम प्राइमरी फैक्टर्स का ही यूज करते हैं, प्राइमरी फैक्टर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे फिर वो हम कह सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का हम हाई अमाउंट के अंदर एक्सप्लॉट करते हैं, शोषण करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसमें माइनिंग भी है, क्वेरिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, ओके, या फिर एग्रीकल्चर से बिलोंग करने वाले जितने भी वर्क हैं वो सब किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। इन दैट रीजन प्राइमरी सेक्टर का जो अनदर नेम है, दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज आ जाती है, चाहे फिर वो डेयरी की हो, माइनिंग की हो, ओके, ये सब किसमें इंक्लूड है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। और जैसा कि पता है कि भाई सिर्फ कंट्री डेवलप्ड जो होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पर ही नहीं होते हैं, उनमें प्राइमरी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ हम सेकेंडरी और टर्सरी के ऊपर ही बेस्ड हो, तो हमें जो हमारी डेली बेस की रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने की जो चीजें हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन दैट रीजन कंट्री के डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन स्टेटेड की हुई है, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज and activity of the primary sector also known as agriculture sector। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, ओके, और इसको हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और प्राइमरी सेक्टर का अनदर नेम क्या है? अनदर नेम क्या है? दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी जो नेक्स्ट सेक्टर है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जिसका अनदर नेम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, और जिसका मेन फंक्शन होता है प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मॉडिफाई करना, उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का जो वर्क किया जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किया जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो हम डोमेस्टिक घरों में काम करते हैं, उससे लेकर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, वो सब किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आती है। जैसे कि मेंशन है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स। जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसको हम किसी भी अनदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं,
फाइनल गुड्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं, वो सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी का अनदर नेम मैन्युफैक्चरिंग भी है या फिर हम कहेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। सो डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो हमारी प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं, उन सबको मॉडिफाई किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, जैसा कि टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर वैसे तो किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, जैसा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर टर्सरी सेक्टर का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि प्राइमरी और सेकेंडरी का है। कारण है क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी काफी डेवलप्ड हो चुकी है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और उसी तरह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज के अंदर नई नई मशीनें आई है, न्यू इन्वेंशंस हुए हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ने बहुत ज्यादा हमें हेल्प किया है। इन दैट रीजन जो हमारी टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। कोई प्रोड्यूस गुड्स नहीं करती है, किसी भी तरह का गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करती है, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ज्यादा हेल्प देती है, चाहे वो प्राइमरी में हो या टर्सरी में हो। प्राइमरी में कैसे पंप सेट भी है, HYV सीड्स भी है, या फिर हम कहेंगे ट्यूबवेल्स का जो सेटअप किया गया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, यस सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस, तो हमारी जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को कह सकते हैं हम हाईली डेवलप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे एक और बात करें कि जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए कैसे हैं? सिंपल सी बात है, प्राइमरी प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में, इंटरमीडिएट गुड्स में सेकेंडरी कन्वर्ट कर रही है, और टर्सरी का यहाँ पर रोल है उनको टेक्नोलॉजी देना और साथ में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी देना, जिससे कि उस प्रोडक्ट को हम रिमोट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में, दूर दराज के एरियाज में, दूसरे देशों के अंदर आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। इन दैट रीजन किसी भी एक सेक्टर को पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं कह सकते हैं। कारण है क्योंकि तीनों सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेकेंडरी चलने वाला नहीं, अगर सेकेंडरी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो प्राइमरी का कोई बेस्ड नहीं। ओके, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ही नहीं है तो टर्सरी की तो कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। इन दैट रीजन यहाँ पर तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीन्स होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी फाइनल जो वैल्यू होती है, उन गुड्स की जो फाइनल वैल्यू होती है उसको हम GDP में कैलकुलेट करते हैं, और GDP एनुअल फाइंड की जाती है, नॉट तो एवरी डे या एवरी मंथ। सो द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच sector during a particular year provide the total production of the sector for that year। एक particular year में तीनों sectors के थ्रू जो final goods produce की जाती है उसको हम GDP में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन GDP कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर हमें एक प्रिक्यूशन को भी माइंड में रखना चाहिए, एक सावधानी बरतनी चाहिए। और सावधानी क्या है कि जब GDP कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। कारण क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी किस में ऐड हो चुका है? फाइनल गुड्स में ऐड हो चुका है। जैसा कि हम अपनी NCERT बुक के अंदर भी रीड कर चुके थे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, सपोज करो एक फ्लोर मिल चलाने वाला एक बिजनेसमैन है, उसने फार्मर से वीट परचेज किया, और वीट का परचेज करने का जो सपोज करो एट प्रेजेंट का ही हम वैल्यू लेके चलते हैं 20 रुपए पर केजी है। ओके, उसने प्रोसेस फॉलो किया, वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसको 23, 25, 26 रुपए पर केजी में
एक बिस्किट मेकर को सेल आउट करना शुरू कर दिया। 1 केजी वीट लिया 20 रुपए में, उसको कन्वर्ट करके बिस्किट मैन्युफैक्चरर को सेल किया 26 रुपए में, और उस 1 केजी वीट से या फ्लोर से जो बिस्किट के पैकेट बने, सपोज करो 4 बने, ओके, और यहाँ पर ईच बिस्किट के पैकेट की जो प्राइस है वो क्या है 4 × 15, दैट मीन्स 60 रुपए है। तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है 60 रुपए है। फाइनल वैल्यू क्या है 60 रुपए। अब यहाँ पर हम 20 रुपए को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, 25 को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई 60 रुपए आ गई। इन दैट रीजन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को रिमूव कर देते हैं, जस्ट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स की करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर। लेकिन धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर की इंपोर्टेंसी बढ़ती हुई चली जा रही है। उसके कई सारे कारण हैं। कारण क्या है कि इंडस्ट्रीज बढ़ चुकी है, एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी कुछ तेजी से बदलाव हुआ है। उसका बदलाव होने का जो मेन रीजन है वो टर्सरी सेक्टर भी है। कारण है क्योंकि हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने, कहने का मतलब हमें क्या चाहिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपने आप में क्या है एक सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज चल रही है, इंडस्ट्रीज को इंश्योरेंस कराना है, अपनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिर सेविंग करना है, उससे क्या बढ़ा बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी सेटअप की जाती है तो उसको अपने आप को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो क्या करते हैं इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस भी किसमें आ गया टर्सरी के अंदर आ गया। इसके अलावा जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटी है या फिर ऐसे कई सारे वर्क हैं जो किससे बिलोंग करते हैं डायरेक्टली सर्विस सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इन दैट रीजन आज के टाइम पीरियड में जो एक्चुअल वैल्यू है कि हमारी जीडीपी के अंदर वो सबसे ज्यादा किसकी है टर्सरी सेक्टर की है, जो कि हमने आपको जब लेसन कराया था तो उसमें एक एग्जाम्पल के बेस पर हमने उसको एक्सप्लेन किया था कि 1950 और 2019 का हमने एग्जाम्पल दिया था जिसमें एग्रीकल्चर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की वैल्यू बताई थी, और 2019 में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की वैल्यू बताई थी, जिसमें हमने बताया कि 1950 के अंदर प्राइमरी सेक्टर की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस थी, जीडीपी में भी रेशियो काफी ज्यादा था। सेकेंडरी सेक्टर का इंपोर्टेंस उससे कम था और उससे भी कम इंपोर्टेंस टर्सरी सेक्टर की थी। कहने का मतलब है प्राइमरी सबसे ज्यादा था, दूसरे पे टर्सरी आती थी, तीसरे पे मैन्युफैक्चरिंग आता था। लेकिन 2019 के बाद में जो इसका पिक्चर है वो चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। जो प्राइमरी का प्लेस था वो टर्सरी ने ले लिया और जो सेकेंडरी अपनी सेकंड पोजीशन पर ही रहा, और सबसे पीछे कौन चला गया प्राइमरी सेक्टर चला गया। उसका कारण है क्योंकि हम प्राइमरी सेक्टर को उतना डेवलप नहीं कर पाए जितना कि हमने टर्सरी और सेकेंडरी को डेवलप कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से जो टर्सरी सेक्टर की इंपोर्टेंस बढ़ी है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है इन एनी कंट्रीज सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल की हमें चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सेटअप होने से, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब वो फैसिलिटीज है जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर की इंपोर्टेंस ही अपने आप ही बढ़ चुकी है। कारण है क्योंकि हमें हॉस्पिटल फैसिलिटी भी चाहिए, हमें अपने आप को हमारा जो मनी है उसकी भी सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने दूसरे कंट्री से बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। इन दैट रीजन डिफेंस की आवश्यकता हुई, पुलिस की आवश्यकता हुई, ओके, और ये सब किस में आते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छिपी बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हम पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसमें क्या है कि हम विजिबल तो ऐसे होते हैं कि हमारे पास रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था 9th में कि भाई एक छोटा सा प्लॉट है, कहने का मतलब 1 एकड़ लैंड का एक प्लॉट है जिसमें फैमिली के ऑल मेंबर्स इंगेज हैं, और एक्चुअलिटी के अंदर वहां पर हमें 2 या 3 पर्सन की आवश्यकता होती है, सारा काम वो ही कर सकते हैं, लेकिन 8-10 मेंबर्स उसमें पूरे साल इंगेज्ड है। तो यहाँ पर हमें लगता तो ऐसा है कि उनको रोजगार मिला है, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर वहां पर एम्प्लॉयमेंट कितने पीपल्स को है, सिर्फ
2 या 3 लोगों को है, 5 या 6 जो बचे हुए हैं वो सब किस में आते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जिससे कि उनके इंगेज होने से प्रोडक्टिविटी में, क्वांटिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, मोर पीपल्स इंगेज्ड इन देन द पीपल्स रिक्वायर्ड। लोगों की आवश्यकता से ज्यादा जब वहां पर पीपल्स इंगेज्ड होते हैं फॉर वर्क, पीपल्स डू लेस वर्क देन देयर इफिशियंसी। अपनी कैपेसिटी, अपनी इफिशियंसी से बहुत ही कम काम करते हैं। कारण है कि लोग जहां वहां पे ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं, जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी से भी बहुत कम काम करते हैं। यही कारण है कि वो जो सिचुएशन होती है वो किसको फॉलो करती है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को करती है, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था, विलेज पालमपुर में भी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है नरेगा एक्ट 2005। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नरेगा एक्ट 2005 को भी हम 9th में रीड कर चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था 2005 के अंदर ही, जैसा नाम यहाँ पर मेंशन है। और इसका मेन मोटो था कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स है उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना, स्पेशली रूरल एरियाज की पीपल्स जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना। और ये जो स्कीम थी स्पेशली उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जिसके पास में कोई रोजगार नहीं था, और इस स्कीम को जो नाम दिया गया नरेगा दिया गया, दैट मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। लेकिन 2009 में इसको रीनेम्ड कर दिया गया और इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। कहने का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया। ओके, और अब ये इसी मनरेगा के नाम से ही जानी जाती है। और जिसके मेन फीचर्स क्या है कि 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट देना फैमिली के पर मेंबर्स को, सिर्फ एक फैमिली के एक हेड को, कोई भी जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाना। और उस टाइम पीरियड में जो पॉपुलर वेजेस चल रही है वो पर डे की उनको देना है 100 डेज के लिए। क्लियर? और इसके लिए 1/3 जो वर्क था वो रिजर्व किया हुआ था वुमेन के लिए। ओके, और ये स्कीम स्पेशली पुअर सेक्शंस के पीपल्स के लिए थी, SC/STs के लिए थी, दलित्स के लिए थी। ओके, और यदि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट देने में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देना पड़ता था। कब के बाद? 15 दिन के बाद। कहने का मतलब है यदि कोई पर्सन रोजगार चाहता है, नरेगा के तहत अप्लाई करता है, 1 तारीख को 1 जून को सपोज करो वो अप्लाई करता है। ओके, और जैसा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग 15 डेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 जून तक यदि गवर्नमेंट इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है, तो 16 जून से इसको गवर्नमेंट क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना शुरू कर देगी। क्लियर है? जो कि फिक्स्ड है, जैसे आप सपोज करो 365 रुपए जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो पर डे के हिसाब से पेमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा यदि गवर्नमेंट 15 डेज में ऐसे पर्सन को जॉब अलॉट नहीं करती है। आया समझ में? आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि हम पहले से इसको करा चुके हैं, सेकेंड टाइम अब इसका रिवीजन चल रहा है। ओके, और अपनी बुक भी साथ साथ पढ़ते रहना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड सेक्टर। जैसा कि हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी को रीड किए हुए हैं, इसको हम मेनली 2 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जिसमें ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो हर वो फैसिलिटीज देती है जो कि एक पर्सन को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? और उसी तरह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट के थ्रू रन करने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, या फिर हम कहेंगे कि वो सभी वर्क जो कि एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता हो, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज दी जाती हो, विदाउट इंफॉर्मेशन के बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो सब जो आते हैं वो सब किसमें? ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। वो गवर्नमेंट के किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती,
वेजेस बहुत ही कम होता है, मजदूरी बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, पेड हॉलीडेज नहीं होते, जो छुट्टियां होती है उसके पैसे नहीं मिलते, विदाउट इंफॉर्मेशन के फायर कर दिया जाता है, यदि किसी तरह की छोटी मोटी गलती कर दे उनका वर्कर तो उनको विदाउट इंफॉर्मेशन के निकाल दिया जाता है कि भाई आपको कल से नहीं आना है। ओके, तो इस तरह से जो तीनों सेक्टर्स हैं उन तीनों सेक्टर्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड में और अनऑर्गेनाइज्ड में। तो मोस्ट ऑफ जो सेकेंडरी और टर्सरी में आते हैं वो हम कह सकते हैं कि दोनों कैटेगरी में रखते हैं। प्राइमरी तो पता ही किस में आता है, अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी का कुछ पार्ट ऑर्गेनाइज्ड में आता है, कुछ पार्ट अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। ऑर्गेनाइज्ड में वो आ जाता है जो लार्ज स्केल है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ओके, या फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, वो सब किस में आता है, ऑर्गेनाइज्ड में आता है। जो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर सैलरी का पेमेंट करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, पेड हॉलीडेज होते हैं, ओके, पीएफ, ईएसआई, ये सब फैसिलिटीज देती है, बच्चों की एजुकेशन फैसिलिटी के लिए हेल्प करती है, ओके, वो सब किस में आता है, ऑर्गेनाइज्ड में आता है। और अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर ये सभी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। क्लियर है? तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। सो इसके टेस्ट के लिए अगले दिन के लिए रेडी रहना और टेस्ट से पहले इस वीडियो को भी देख लेना और साथ में अपनी बुक भी पढ़ लेना। ओके, सो अपने घर पे सिक्योर रहें, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। क्लियर स्टूडेंट? इसी विश के साथ में बाय।